नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को सीजीपीएससी द्वारा प्यून का एग्जाम होना है और इसी के संदर्भ में हम आपके लिए प्रतिदिन नए नए वीडियो लेकर आते ही रहते हैं। तो आज मैं आपके सामने सामान्य गणित का वीडियो लेकर आ रहा हूं। यह क्लास 2 रहेगा, यानी कि इससे पहले मैं एक क्लास और बना चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं, आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया। 1499 में हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं। यह कोर्स आपके शिक्षक भर्ती के लिए रहेगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताया जाएगा। शिक्षक भर्ती का तैयारी कराया जाएगा आपको, साथ ही साथ सीजी व्यापम का भी तैयारी आपको कराया जाएगा। तो एक साथ दोनों कोर्स आपको मिल रहा है और केवल 1499 यानी कि 1500 रुपये में। इसमें हम करीब करीब सीजी व्यापम में 95 अंकों का पूरा टॉपिक को कवर करेंगे सिर्फ 1500 रुपये में, जहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर कराया जाएगा। और आपको किसी प्रकार का कोई समस्या होगा तो हम आपके एज ए पर्सनल मेंटरशिप के तौर पे आपके सामने तैयार रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों, किसी भी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 8305843617 पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे संस्थान के नंबर 6265544679 पर भी आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा क्लास 2 रहेगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, यह जो क्वेश्चन है जो विगत परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। विगत परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि अगला क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा, हुबहू क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान लगा के पढ़ेंगे दोस्तों। कोई भी डाउट्स रहेगा, किसी प्रकार का कोई समस्या रहेगा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहला सवाल पे। देखिए, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यानी कि ये जो है फेल होने वाले विद्यार्थी है और ये जो दोनों हैं पास होने वाले विद्यार्थी है। ओके, तो अब आगे बोल रहा है, यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। इसको आप ऐसे समझिए, क्या दिया है पहले आप समझिए कि 80% विद्यार्थी जो है, ठीक, 80% विद्यार्थी जो है ये अंग्रेजी में पास है। ओके, और 70% विद्यार्थी जो है ये गणित में पास है। लेकिन ध्यान और देना है, यहाँ पे 10% जो विद्यार्थी है ये दोनों विषयों में, यानी कि अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में क्या है, फेल है। तो अब बोल रहा है कि टोटल 144 विद्यार्थी है जो दोनों विषयों में पास है, तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिए, अब ऐसा इसको ग्राफ से समझते हैं। ये सर्कल मैं बनाया, ये गणित में पास होने वाले बच्चे हैं, और एक और देखिए क्या है, यहाँ पे 70% जो है गणित में पास हो गया और 80% जो है अंग्रेजी में पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए आप इसी को जोड़कर देखिए। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, टोटल जो होता है संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण रूप से 100% होता है। ठीक, क्या होता है अपने आप में पूर्ण रूप से 100% होता है। लेकिन जब 80 और 70 को आप जोड़ते हैं तो 80 और 70 हो जाता है 150%। तो आप बताइए 150% कैसे हो सकता है टोटल, जबकि टोटल जो कोई भी अंक हो, कोई भी अंक, देखिए कुल विद्यार्थियों की यदि हम संख्या की बात करते हैं ये अपने आप में होगा 100%, और 100% से ज्यादा जा ही नहीं सकता है, इतना आप याद रख लेंगे। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी चीजें हो, वो अपने आप में 100% है। मैं अपने आप में 100% हूँ, लेकिन मेरा कुछ अंक काट के फेंक दिया जाए तो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो था कॉमेडी। अब देखते हैं आगे। तो 150% हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कुछ एक्स्ट्रा है जो दोनों में शामिल है, दोनों में शामिल है। मतलब ये जो एरिया है ये गणित का भी एरिया है और ये जो एरिया है अंग्रेजी का भी एरिया है। मतलब यहाँ पे जो है दोनों, ध्यान रखेंगे, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है,
उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं, तभी तो टोटल 150% बन रहा है। ठीक है, मतलब अब हम इसमें ये देखेंगे कि कितना प्रतिशत जो है इसमें आएगा जो कि दोनों विषय में पास है। तो दोनों विषय में पास होने विद्यार्थी की संख्या दे दिया 144। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिशत, जो ये जो एरिया है दोनों विषय में पास होने विद्यार्थियों की संख्या को या प्रतिशत को दर्शाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। 150 है ये। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट को समझिएगा, 10% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में क्या है, फेल है। तो दोनों विषयों में फेल है कितने प्रतिशत, 10%। तो दोनों विषयों में पास, ध्यान रखेंगे, दोनों विषयों में पास होने वाले यानी कि उत्तीर्ण होने विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो ये 100 माइनस 10। तो 100 माइनस 10 यानी कि 90, यानी कि 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में पास है, यानी कि अंग्रेजी में भी और गणित में भी। लेकिन अब हमें यह देखना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी है 144 बना रहा है। ठीक है, दोनों विषयों में पास है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा फंडा है, इसको समझेंगे आप। तो देखिए क्या है, 80% विद्यार्थी है जो अंग्रेजी में पास है, 70% विद्यार्थी है जो गणित में पास है। अब इन दोनों को जोड़ू तो 150 हो जाता है। लेकिन आप समझेंगे यहाँ पे 80% अंग्रेजी में, 70% गणित में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में 90% को घटा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास है। तो दोनों विषयों में पास होने बच्चे को हटा देंगे तो हमें अंग्रेजी और गणित में पास होने विद्यार्थी की संख्या मिल जाएगा। ये जो संख्या है वो दोनों में ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हटाएंगे। तो हटाएंगे तो देखते हैं हम इसमें जो हम हल करते हैं, तो देखिए 80 और 70 हो जाता है 150, और 150 में 90 को जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60%। मतलब ये है कि 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं, जो कि दोनों विषयों में है पास। ओके, आप समझेंगे। तो यहाँ पे दोनों विषयों में पास विद्यार्थी यानी कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, ठीक, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 144, यानी कि जो 60% है, ध्यान रखेंगे, जो 60% है वो 144 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 बटा, ठीक है, इतना आप ध्यान में रख लेंगे। और 100% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 बटा 60। ठीक है, ध्यान रखेंगे 144 बटा 60 इंटू 100। अब टोटल 100% विद्यार्थियों की संख्या में ज्ञात कर रहा हूँ। अब देखिए इसको हल करता हूँ तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 को देखिए भाग दे देता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, यानी कि याद हो जाएगा 240। तो 240 विद्यार्थी ऐसे हैं जो टोटल है, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या जो कि अपने आप में 100% है। तो 100% विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 240। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, फिर से आपको समझा देता हूँ। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 10% विद्यार्थी जो है दोनों में फेल हुए। तो दोनों में पास होने वाले विद्यार्थी कितना है, तो यहाँ पे दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है कुल 90। तो ऐसे विद्यार्थी जो दोनों में पास हुए हैं, तो देखिए ये जो 90 है ओवरलैप हो रहा था, इसी को हटाने के लिए मैं क्या किया, इसको मैं घटा दिया हूं। तो टोटल जो है 60% विद्यार्थी है जो दोनों में पास हुए हैं, ये ओवरलैप हो रहा था, इसी को हटाया हूं बस। ठीक है, अब 60% विद्यार्थी मिल गया जो दोनों में पास है, तो वो हो जाएगा 144। मतलब ये जो, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 1% यानी कि 144 बटा 60 हो जाएगा और 100% हो जाएगा 144 बटा 60 गुणित 100 यानी कि 240। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 240। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुणे के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना हमेशा समीकरण बनाना पड़ता है। यदि आप समीकरण बनाना नहीं सीखे हैं तो सीख जाइए। देखिए कैसे बनेगा समीकरण, मैं आपको बताता हूँ। देखिए किन्हीं दो संख्या, मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या हो जाएगा y। ठीक है, ये हमारा प्रथम संख्या और ये हमारा द्वितीय संख्या। अब बोल रहा है दोनों संख्याओं के योग का वर्ग, यानी कि x प्लस वाई दोनों संख्या का योग हो गया
और इस योग का क्या बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है। तो देखिए दोनों संख्याओं का योग का वर्ग जो है उनके गुणनफल के 4 गुणे के बराबर है। अब इसका गुणनफल ज्ञात करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, और 4 गुणा बोला मतलब मैंने इसको 4 से गुणा कर दिया, तो 4 गुणे के क्या है, बराबर है। देखिए ये बन गया समीकरण। समीकरण बनता है तो समझिए आधा क्वेश्चन बन ही गया इस तरह के क्वेश्चन में। तो दो संख्या का योग का वर्ग उस संख्या के 4 गुणे के क्या है, बराबर है। तो संख्याओं के अनुपात ज्ञात करें। हमें x अनुपात y ज्ञात करना है। अब देखिए x अनुपात y कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो इसको हल करेंगे। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देता हूं यहाँ पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब इसी सूत्र को उपयोग करूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इधर कितना है, 4xy। अब देखिए मैं इसको इधर पक्षांतर कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। आपको पता होगा जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो धनात्मक संख्या जो है ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाता है, और चूंकि यहाँ से सब हट गया तो क्या बचेगा, केवल केवल 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं घटा देता हूं, मतलब इसको मैं हल कर सकता हूं, ठीक है। यदि आप चर राशि अचर राशि को हल करना नहीं सीखे हैं तो आप बताएंगे, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी इसके लिए बना दूंगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy में 4xy को घटाना है, तो देखिए बड़ी संख्या -4 में है तो ये हो जाएगा -4 में 2 घटा दो तो 2, तो 2xy बराबर 0। अब ये भी एक सूत्र बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र बन रहा है x माइनस वाई के होल स्क्वायर का, ठीक है। ये सूत्र बन गया। अब सूत्र बन गया, अगर मैं इसको वर्ग को पक्षांतर कर दूं तो देखिए वर्ग को पक्षांतर करता हूं ना तो करनी में परिवर्तित हो जाता है, और करनी में परिवर्तित जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 का करनी। तो x माइनस वाई बराबर 0 या x बराबर y। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे मैं पक्षांतर कर दिया x अनुपात y, यानी कि x बटा y बराबर क्या हो जाएगा, 1, या इसी को हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई बराबर 1/1। चलिए अब यहीं पे हमारा उत्तर आ गया। पूछा क्या है, अनुपात, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 1/1, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/1। तो ध्यान रखेंगे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। मेन आपको समीकरण बनाना है, और यदि आप समीकरण बना डाले तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, समझिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1/1। कुछ नहीं है, एक बार और रिपीट करता हूँ। किन्हीं दो संख्याओं का योग का वर्ग जो है 4 गुणे के बराबर है उसके। अब देखिए इसको हल किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको जब पक्षांतर कर दिया ये, अब इसमें इसके घटा दिया तो 4xy में 2xy को घटा दूंगा तो 2xy बचेगा क्योंकि माइनस में आएगा। अब ये फिर से सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। अब देखिए वर्ग को पक्षांतर करूंगा तो करनी बदलता है, और 0 का करनी 0 ही होता है। इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो x बराबर y, इधर इसको अब इधर पक्षांतर कर दिया तो ये बटे में आ गया। देखिए माइनस में था तो प्लस में परिवर्तित हुआ। अब यहाँ पे एक गुणा में है, एक के साथ ही गुणा में है, पक्षांतर करूंगा तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन का करेक्शन है इसमें, सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, बेलन समझते हैं आप, ठीक है, सिलेंडर इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर। तो ये बेलन है, पहले आप समझिए बेलन दिखता कैसा है। तो बेलन ऐसा दिखता है। अब बेलन की त्रिज्या क्या होगा, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो त्रिज्या। बेलन के यदि आधार या शीर्ष को देखते हैं ना तो ये होता है वृत्ताकार। यदि हम आधार और शीर्ष की बात करते हैं तो ये हमें वृत्ताकार दिखाई देता है, और वृत्ताकार यानी कि वृत्त, तो वृत्त का हमेशा एक क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब इस त्रिज्या जो कि r है, अब इस त्रिज्या को क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया है। तो त्रिज्या को जब हम 2 गुना कर देंगे तो इसी प्रकार का कुछ दिखाई देगा त्रिज्या उसका, और ऊंचाई समान रहे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है ये इतना ही होगा, ओके। तो ये हो जाएगा इसका ऊंचाई, पहले भी h था और अभी भी कितना है, h ही है, ओके। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगा, r से 2r हो जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पे जो त्रिज्या है ये r है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत ही धीरे और बहुत ही आराम से पढ़ा हूं दोस्तों, क्योंकि गणित जो है बहुत ही धीरे से
आराम से पढ़ाया जाता है। मैं चाहूँ तो फास्ट कर दो, लेकिन आप शायद फास्ट में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बहुत ही धीरे और हर बच्चे को टारगेट में लेकर चल रहा हूँ जो गणित से अछूता रहा या गणित जिसका कमजोर है। ओके, तो देखिए ऊंचाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, समान है, तो ऊंचाई समान है लेकिन त्रिज्या को क्या कर दिया मैं, दुगुना कर दिया हूँ यहाँ पे। समझ में आ रहा है। अब बोल रहा आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, तो देखिए अब बेलन का आयतन, तो इसका आयतन का जो सूत्र होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जहां एच क्या है, ऊंचाई है, और आर क्या है, त्रिज्या है। अब बोल रहा कि आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा चलिए देखते हैं। ये पहला बेलन हो गया, ठीक है, ये बेलन नंबर 1, ठीक है, इसको ऐसा लिख देता हूं, ये सिलिंड्रिकल नंबर 1 और ये सिलिंड्रिकल नंबर 2। ठीक, अब यदि हम इसकी आयतन की बात करते हैं तो इसका आयतन, पहला बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। ओके, 1 किया मतलब ये पहला बेलन, बेलन नंबर 1, बेलन नंबर 2। ओके, अब बेलन नंबर 2 का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बेलन नंबर 2 का आयतन हो जाएगा फिर से पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। देखिए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे अब यहाँ पे R1, ठीक, अब R1 क्या है इसको आपको समझना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ऊंचाई तो सेम होगा, तो यहाँ पे H1 बराबर क्या हो जाएगा, H2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, H। लेकिन अब समझेंगे यहाँ पे पाई R, ठीक है, अगर ये R1 है, देखिए R2 क्या है, ये R1 के दोगुना है। ये बात समझ में आया कि नहीं, R2 जो है R1 के दोगुना है। यदि मैं बोलूं ये R है तो ये क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो मैं R1 और R2 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए R1 यानी कि R, ठीक है, तो R का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H। H क्यों लिखा, क्योंकि H1 और H2 बराबर है आपस में, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2R। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे त्रिज्या ये है और यहाँ पे त्रिज्या ये है, ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। R2 क्या, दोगुना है R1 के। अब यहाँ पे H1 और H2 की जगह क्या लिख दूंगा, H। तो H1 हो या H2 हो बराबर है, ऊंचाई तो बराबर है, यहाँ पे समान बोल दिया है पहले से। अब इसको हल करेंगे हम। ओके, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, पहला बेलन का आयतन, और ये हो जाएगा दूसरा बेलन का आयतन। ठीक, अब इसको हल करते हैं। देखिए H से H कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तब V1 अपॉन V2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4। ठीक, अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा, तो आयतन 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, समान हो जाएगा कि आधा हो जाएगा। तो देखिए आयतन क्या हो जाएगा, मैं 4 की इधर पक्षांतर कर दूं तो ये 4V1 इक्वल टू V2, यानी कि ध्यान रखेंगे, यानी कि जो आयतन जो है 4 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो दूसरा वाला जो बेलन है उसका जो आयतन है पहले वाले बेलन का क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। ये हमारा आंसर है। ओके, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। कुछ नहीं है, आयतन का सूत्र लगाया हूं मैं, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे ऊंचाई तो समान है और त्रिज्या यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे 2R हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं करना है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है आप अनुपात में ले लीजिए, तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किए हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, सीजी पियोन और सीजी टेट। इसका जो एग्जाम है 25 सितंबर को है और इसका जो एग्जाम है 18 सितंबर को है। तो देरी बिल्कुल मत कीजिए, अभी तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। टेस्ट सीरीज से आपका प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगा। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है, आप हमसे टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं मात्र और मात्र 149 रुपये में। ठीक है, यहाँ पे आपको 8 मॉडल टेस्ट मिलेगा, जैसा एग्जाम में आप देखते हैं वैसे ही प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं चाहे तो, और डिस्क्रिप्शन पे आपका इसका लिंक मिल जाएगा, आप लिंक को ओपन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 149 रुपये से किसी भी एक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 7/8 गुणे 3/5 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो एक नियम है, बोर्ड मास का नियम। ठीक है,
बोर्ड मास का नियम होता है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि B से ब्रैकेट, सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल कीजिए, ऑफ का मतलब होता है का यानी कि गुणा, फिर गुणा को हल कीजिए, फिर भाग को हल कीजिए, फिर M फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा को हल कीजिए, फिर जोड़ को हल कीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट हल कीजिए। इस तरह से आपको बोर्ड मास के नियम को फॉलो करते हुए हल करना है। ओके, चलिए अब मैं भी इसी नियम को फॉलो करते हुए इसको मैं हल करता हूँ। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 7/8 गुणित 3/5 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस, अब इसको हल करते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए हल हो गया। अब कहीं पे गुणा है ये, अब गुणा को हल करूंगा मैं, तो जब गुणा को हल करूंगा तो देखिए 7 या 21 और 8 25 40, ये यहाँ पे हल हो गया। अब क्या करना है, अब हमें हल करना है। तो ये जो हल करते हैं त्रिज्या गुणा विधि से भी हल कर सकते हैं या तो लघुत्तम विधि से। तो लघुत्तम विधि से मैं इसको हल करता हूं। अब जब लघुत्तम विधि से हल करूंगा तो क्या करना पड़ता है, हमें सभी के हरों को समान करना पड़ता है। तो हरों को समान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। और यदि मैं सभी का एलसीएम लूं तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे 5 के पहाड़ा में भी 40 आएगा, 4 के पहाड़ा में भी 40 आएगा, इसका एलसीएम जो है 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी हर समान है 40 है, तो इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 21 को रखिए। अब 5 के टेबल में 5 को कितने बार पढ़ूं कि 40 आ जाए, तो 8 बार पढ़ूंगा तो 40 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 को मैं किससे गुणा करूंगा, 8 से गुणा करूंगा, तो 8 25 40, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और 4 दहम 40 होता है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और ठीक है, 4 दहम 40 होता है, तो यहाँ पे फिर से 10 का गुणा करूंगा तो 9 दहम 90। तो ये इस तरह से गुणा होता है। मतलब देखिए 9/4 है, अब मुझे 40 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 10/10 को गुणा करूंगा, तो 90/40। ये इस तरह से चलता है। आप हर में गुणा करेंगे उसी संख्या का अंश से भी गुणा करना ही पड़ता है, ये इस तरह से बनता है। अब इसको जब हल करते हैं तो देखिए 90 और 10 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 100 में 21 को जोड़ दे तो 121 हो जाता है। अब 121 में क्या करेंगे, हम 8 को घटा देंगे, ठीक है। तो 121 में जब 8 को घटा देते हैं तो 8 3 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 113, ठीक है। तो 113/40 इसका सही उत्तर होगा। लेकिन ये दूसरे रूप में लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3 बार में पहाड़ा पढ़ता हूँ ज्यादा हो जाता है, तो 4 दूनी 8 मतलब ये 2 होगा, 4 दूनी 8 मतलब 40 दूनी, देखिए समझेंगे 40 दूनी क्या होता है 80 होता है। अब 80 में और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 और 20, 13 और 20 हो जाता है 33। तो ये हो जाएगा 2 सही 33/40, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, तो इसका जो ऑप्शन है 2 सही, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा है, ये ब्लूटिक हो गया होगा क्वेश्चन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 2 सही 33/40, सही उत्तर है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 13 तो होगा नहीं, और ये जो है सही कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या आपका भी यही उत्तर आ रहा है क्या, ठीक। खुद से बनाइए और देखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखिए यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, तो इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, सीधा सीधी फॉर्मूला लगाइए और उत्तर प्राप्त कीजिए। इसको बोलते हैं पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है, T2 मतलब दूसरा वर्ष, पहला वर्ष मतलब जो पहले दे दिए गए है वो वर्ष, और जो वर्ष ज्ञात करने को बोलो वो, ठीक है। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू T1, ये वर्ष है। अब हल करते हैं, तो पहले तो मान रख देते हैं। तो पहले समय में दिया गया है और उसका जो मान यदि हम रखते हैं, तो पहले कितना, कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मतलब ये यहाँ पे कितना देते हैं, 6 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, ये 2 गुना होता है, ठीक है। और कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, पूछ रहा है कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है x का मान। ओके, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 गुणित 6। तो T2 का मान हो जाएगा, देखिए 3/1 गुणित 6, यानी कि
6 तिया 18, इसका सही उत्तर हो जाएगा 18, ये हमारा आंसर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला को याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सलाह सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों तो आपका स्वागत है। यदि आप चाहते हैं कि आप हमें और सलाह और सुझाव दें जिससे हमारा पढ़ाने का तरीका है और बेहतर हो जाए, तो जरूर आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे दिए गए भिन्नों का मान ज्ञात कीजिए। अब इस भिन्न का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो पहले ये तो मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को हम पहले सामान्य भिन्न में हल कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 सही 2/3 है, इसको गुणा करना है हमें 4 सही 1/3 से, और फिर इसको गुणा करेंगे हम, इसको गुणा करेंगे फिर 15/13 से। अब देखिए हल करेंगे, ये इसके साथ पहले गुणा होता है और फिर जो उत्तर आएगा उसके साथ जोड़ देते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 8/3, 4 तिया 12 और 1 13, तो 13/3, और ये हो जाएगा 15/13। कुछ नहीं करना है, बस गुणा कीजिए। तो देखिए 3 के पहाड़ा में आता है 15, 3 5 15 होता है, कट जाएगा ये। आप सीधा सीधी आप गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, और कुछ कट रहा है देख लीजिए, 13 से 13 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 8 5 40 हो जाएगा और 40/3। अंश जो है अंश के साथ गुणा होता है और हर जो है हर के साथ गुणा होता है, ध्यान रखेंगे, ये तरीका को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40/3। ठीक है, चलिए अब देखिए एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल a/2 और हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल a1 है ना, हवा भरने के बाद a2 और हवा भरने से पहले a1 है, तो a1/a2 का मान क्या होगा। देखिए किसका बात हो रहा है, एक गोलाकार गुब्बारा, पहले तो गुब्बारा बना लेते हैं। देखिएगा ये हो गया हमारा गुब्बारा, ठीक है, ये हमारा हो गया गुब्बारा, गुब्बारा नंबर 1। इस गुब्बारे में हमने हवा को नहीं भरे हैं। अब देखिए गुब्बारा, इस गुब्बारा का त्रिज्या की बात हुआ तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे त्रिज्या इसका r। अब हम हवा भरे तो त्रिज्या जो है 3 गुनी हो गई। तो देखिए हवा को जब मैं भर देता हूं तो इस गुब्बारे का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3r। ओके, गुब्बारा का त्रिज्या कितना हो गया, 3 गुना। ये अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा गुब्बारा है, तो ये दूसरा गुब्बारा हो गया। हवा भरने के बाद ऐसा है और हवा भरने के पहले गुब्बारा ऐसा है। ओके, तो अब बोल रहा है यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र मतलब ये जो पृष्ठ है, जो बाहरी आवरण दिखता है ना गुब्बारे का, उसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, a2। a2 क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, और यहाँ पे a1 हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल a2 हो जाता है हवा भरने के बाद, और त्रिज्या जो है 3 गुना हो जाता है। अब बोल रहा है हवा भरने से पहले क्षेत्रफल है, तो a1/a2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है, यदि आपको गोले का, ठीक है, क्योंकि ये वृत्त नहीं है गोला है, ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ठीक है, इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाता है, समझेंगे, 4πr²। क्या हो जाएगा, 4πr²। यदि हम मान लीजिए इसको मैं पहला गोला की बात करता हूं, तो पहला गोला के लिए हम क्या रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं हम पहला गोला के लिए a1। ओके, तो ये हो जाएगा r1, क्योंकि इसका त्रिज्या मैं r1 मान लेता हूं और इसका त्रिज्या मैं मान लेता हूं r2। लेकिन ध्यान रखेंगे वही है, r1 जो है, r2 जो है इसके r1 के क्या है, 3 गुना है। अब देखिए दूसरा, तो दूसरे गोले का, ये प्रथम गोला हो गया और ये द्वितीय गोला, तो द्वितीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a2, तो a2 बराबर हो जाएगा 4π, ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख देता हूँ। देखिए जब मान रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4π r1 के लिए, इसका r1 r ही मान लेता हूँ, और इसके लिए मैं क्या मान लूंगा 4πr2, r2 यानी कि 3r। देखिए r2 मतलब दूसरा त्रिज्या कितना है, 3r है, पहला त्रिज्या कितना है, r है, तो बस मान रखा हूं। अब इसको हल करूंगा, 4π
3 तिया 9 हो जाएगा और ये r का स्क्वायर। अब बोला क्या है, देखिए क्या ज्ञात करने को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो है अब क्या करेंगे, देखिए बोला क्या है, A1 अपॉन A2 का मान ज्ञात कीजिए। A1 मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो कि छोटा गुब्बारा है, जब इसमें हवा भरे 3 गुना हो गया तो A2 हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कि बढ़ गया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, A1 का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो A1 का मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, A2 का मान है यहाँ पे 4 पाई 9 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें देखिए A1 अपॉन A2 का जो मान आ रहा है 1/9 आ रहा है, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नॉट ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ओके, बस कुछ नहीं करना है आपको, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है। अगर आपको सूत्र याद है तो ये काम हो गया, समझिए, ठीक है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। अगला देखते हैं, एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से 15 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है, उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। स्कूल पहुंचने का समय हमें ज्ञात करना है, जो कि सामान्य समय होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, इसमें हम डिटेल्स में भी बना सकते हैं, लेकिन डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ अभी, एकदम सिंपल सा समझते हैं। जो वेलोसिटी यानी कि जो चाल होता है, समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है, ठीक है। समय बढ़ेगा तो चाल घटेगा, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती या फिर व्युत्क्रम। ओके, ऐसा भी समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चाल, चाल कितना बोल रहा है, 5 से 9 हो रहा है, ठीक है। तो इसका चाल का अनुपात यदि हम बात करते हैं तो 9 से 5 चाल का अनुपात हो जाएगा, और इसी का यदि हम विक्रम की बात करते हैं 5 से 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बात करते हैं समय का, तो समय क्या हो जाएगा, 5 से 9। देखिए विक्रम कर दिया मैं, 9 से 5 था चाल। देखिए मान लेते हैं उसका पहले क्या होता है, सामान्य चाल था 9, लेकिन अब क्या हो गया, चाल कम हो गया, और कम हो गया तो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। मतलब पहले 5 घंटे में पहुंच रहा, मान लीजिए पहले 5 घंटे में पहुंच रहा था, तो अब 9 घंटे में पहुंच रहा है। मतलब 5 घंटे में पहुंच रहा था, अब 9 घंटे में पहुंच रहा, मतलब 4 घंटे का देरी हुआ कि नहीं, लेकिन ये अनुपात में है, एक्चुअल तो ये है 15 मिनट, ठीक है। अब समझिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 का हमें अंतर दिखाई दे रहा है, 4 का हमें अंतर दिखाई दे रहा है, और यही अंतर कितने के बराबर है, तो यहाँ पे बताया गया है 15 के बराबर है, यानी कि 15 मिनट के बराबर है, यही अंतर जो 15 मिनट के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, तो एक जो होगा देखिए 15/4 के बराबर होगा, ठीक। अब पूछा क्या है यहाँ पे, समझेंगे, स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो स्कूल पहुंचने का सामान्य समय जो है ये 5 है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, स्कूल पहुंचने का जो सामान्य समय है वो है 5, ठीक। लेट हो रहा था तो 9 में पहुंचने लगा, ठीक है। जब 9 का स्पीड था तो 5 में पहुंच रहा था, 5 घंटे में समझ जाइए, और जब 5 हो गया चाल तो 9 घंटा लग गया। इसी बात है, चाल बढ़ेगा तो समय कम होगा, और चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। तो यही है, तो बोल रहा हूँ स्कूल पहुंचने का सामान्य समय, तो ये है पहले का समय, ये है अब का समय। तो पहले के समय पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे। तो 5 का जब हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 15×5 = 75/4। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, बहुत ही सिंपल सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75/4। ओके, आई होप समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। लॉन्ग मेथड में भी पढ़ सकते हैं, जहां लॉन्ग मेथड में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी बराबर यानी कि चाल बराबर डिस्टेंस, दूरी बटा समय, ये सूत्र से भी हम बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन सूत्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबी होगा, इससे आपका समय बहुत बर्बाद होगा। इस तरह की चीजों को आप अप्लाई कीजिए, 100% आपका उत्तर बहुत जल्द ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राकृत संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत कितना होगा। अब कोई प्राकृत संख्या है, अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग का औसत। अब समझिए, प्राकृत संख्या 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे हम, 40 तक जाएंगे। तो यहाँ तक का हमें क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो औसत का जो सूत्र होता है, सूत्र ही है दोस्तों, यहाँ पे और कुछ नहीं है, एन प्राकृत संख्याओं का औसत का सूत्र, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं, समझेंगे, एन प्राकृत संख्या, ठीक, एन प्राकृत संख्या या संख्याओं के वर्गों का औसत,
ठीक। तो वर्गों का औसत हो जाएगा, इसका सूत्र है, क्या हो जाएगा देखिए, n+1 2n+1 अपॉन 6। अब n+1, अब n क्या है समझेंगे यहाँ पे। n क्या होगा, कुल संख्या। n क्या है, कुल संख्या है ये। तो देखिए कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 40 यहाँ पे कुल संख्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40+1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 40+1 बटा 6। हल करेंगे, 40 और 1 41 हो जाएगा, और इसको गुणा करते हैं, 40 दूनी 80 और 1 81 बटा 6। हल करेंगे, तो देखिए हल करते हैं, यहाँ पे 3 से 1 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो ये हो जाएगा 41 × 27 बटा 2। हल करते हैं, देखेंगे क्या हो जाएगा। इसको यदि हम हल करते हैं, आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। 41 को 27 से गुणा करते हैं, बताइए क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, 3321 बटा 6। ठीक। अब इसी को और अच्छे से देखिए, दशमलव में है, हल करेंगे, तो 6 × 5 = 30, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, बचत 3, फिर 6 × 5 = 30, बचत 2, और ये 6 × 3 = 18, 18 और बच गया 3, तो 3, फिर 6 × 5 = 30। ठीक है, 6 × 5 = 30। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो रहा है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाजू में, 553/5। ये इसका हो जाएगा सही आंसर। ओके, 553/5, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझेंगे, बस इसमें कुछ नहीं था, सूत्र था। यदि आप इस सूत्र को याद कर लिए हैं तो आपका काम बन गया। देखिए गणित में कई जगह सूत्र याद करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हैं, जोड़ते रह जाएंगे 40 तक का वर्क करके, वो भी नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि p का घात 3 ब्रैकेट क्लोज, उसका भी घात में 2 है, गुणा p का घात 4 बटा p का घात 9 बराबर p का घात r है, तो r का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। घातांक का नियम को उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, घातांक का नियम, ठीक है। और इस नियम के द्वारा हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा, p का घात कर लीजिए तो एक बार और ठीक से, p का घात 3 है और पूरे के घात में 2 है, गुणा करेंगे p का घात 4 से, और ये हो जाएगा p का घात 9, p का घात 8। अब देखिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, गुणा होता है यहाँ पे, तो p का घात 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया p का घात 4, और यहाँ हो जाएगा p का घात 9, और हो जाएगा p का घात 8। अब देखिए यहाँ पे जुड़ जाता है ना, घातांक के नियम से क्या हो जाता है, घात यदि गुणा में है तो घात जुड़ जाता है, तो p का घात हो जाएगा 6 4 10, और यहाँ नीचे होगा p का घात 9, और ये हो जाएगा p का घात 8। हल करेंगे, भाग में है तो ये माइनस हो जाता है, यानी कि a का घात m बटा a का घात n बराबर हो जाता है a का घात m माइनस n। ये सूत्र है, याद कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, 10 में 9 घटाऊंगा तो p का घात 1 हो जाएगा, और यहाँ p का घात 8। अब यहाँ पे तुलना करते हैं, ठीक है, घातों को क्या करेंगे हम यहाँ पे तुलना करेंगे। तो जब हम घात को तुलना करते हैं तो देखिए r का मान 1 होता है, ठीक है ना, r जो है किसके बराबर है, 1। क्यों, क्योंकि जो मेन जो बेस है ना, बेस इक्वल है, तो हम इसका पावर को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो r का मान जो 1 के बराबर दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है, भिन्नों का एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम का सूत्र होता है, देखिए भिन्नों का एलसीएम यानी कि अंश का एलसीएम बटा हर का एलसीएम, ये सूत्र है। यदि भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने को देता है, यदि एलसीएम बोला तो ऊपर एलसीएम रखेंगे और नीचे एचसीएफ रखेंगे। अगर एचसीएफ ज्ञात करने को बोल रहा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने को बोल रहा है, तो ऊपर महत्तम समापवर्तक रख देंगे और नीचे लघुत्तम समापवर्तक रख देंगे। ओके, तो अब ये हो जाएगा, देखिए 36 48 72 का एलसीएम है ना, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, और 225 150 और 65 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ओके, अब इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं बता देता हूं, 36 48 और 72, तो सबसे मिनिमम संख्या को लेकर चलते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक, यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 18 36, फिर कितना हो जाएगा, 2 24 48, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 36 72।
इसी तरह हमको कटाना रहता है, भाग देना रहता है, और अंत में जब यहाँ पे जो भी मिलता है इसे हम गुणा करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। देखिए इसको जब हम गुणा करते हैं तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाता है 144, और एचसीएफ देखिए 225, 150 और 65, 13 पचे 65 होता है दोस्तों, 13 पचे 65 होता है। मतलब 13 के पहाड़ा में 150 नहीं आएगा ना 225 आएगा, मतलब यहाँ पे जो 5 है ना ये सब में कॉमन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर होगा। तो बस ये छोटा सा ट्रिक रहता है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या एचसीएफ बनने वाला है। 13 पचे 65 होता है, 13 किसी के पहाड़ 13 के पहाड़ में 150 नहीं आता ना, 5 आएगा, लेकिन 5 सबके में आएगा, मतलब 5 जो है एचसीएफ होगा। तो ये है इसका सही उत्तर, देख लेंगे 144/5। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए 1 रुपए में 5 संतरे बेचने पर, ठीक है, 1 रुपए में, तो 1 रुपए में कितने संतरा बेचा जा रहा है यहाँ पे, तो 1 रुपए में जो है 5 संतरा बेचा जा रहा है। किसी व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, ये जो है सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, ठीक है, सेलिंग प्राइस का बात हो रहा है कि 1 रुपए में 5 संतरा वो बेच दे रहा है, और 5 संतरा बेचने पे उसको कितना फायदा हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है। तो उसने 1 रुपए में कितने कितने संतरे खरीदे थे, समझेंगे, 1 रुपए में कितने संतरे को खरीदा। तो देखिए 1 रुपए में 5 संतरा को बेचा, ठीक है, तो एक संतरा का कीमत क्या होगा यहाँ पे, इसको याद रखेंगे, एक संतरा का कीमत क्या हो जाएगा, तो 1/5 रुपए हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, एक संतरा की कीमत हो जाएगा 1/5। अब समझेंगे, सिंपल सा सूत्र है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस जो बुरा होता है 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ठीक है, बटा 100, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए इसी सूत्र में हम मान को रख देंगे, कभी भी इस तरह का आता है ना, इतने रुपए में इतना सेव बेचा, इतने रुपए में इतना पेन बेचा, तो जब भी ये बेचा वो बेचा संख्या वगैरह आता है तो हमेशा एक संख्या लेकर बनाएंगे, मैं इसलिए यहाँ पे एक लेकर चल रहा हूँ। कभी भी संख्या को क्या करते हैं, हमेशा कॉमन लेकर चलते हैं, मतलब एक यूनिट 1 मानकर चलेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। और भी है मेथड का, 2-3 मेथड है बनाने का, तो फिलहाल इसी मेथड से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप हमारा क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन को कई अलग अलग तरीके से बताऊंगा, और ये भी समझाऊंगी, देखिए ये मेथड बेस्ट है और इसी मेथड से आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। चलिए अब एसपी हमारा, तो ये हमारा क्या है, एसपी है, इतने रुपए में एक संतरा बेच रहा है। अब एक संतरा के हिसाब से हम बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो एसपी हमारा हो जाएगा 1/5, सीपी हमें ज्ञात करना है, क्यों, अब हम देखना है कि एक संतरा जो है कितने रुपए में वो खरीदा था, ठीक है, बेच तो रहा है 1/5 रुपए में, लेकिन खरीदा कितने रुपए में ये हमें पता करना है। अब ये हो जाएगा 100, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, ये 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ओके। तो ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा सीपी गुणित 120 बट्टा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी कि एक बराबर हो जाता है, यहाँ पे एक बराबर हो जाता है सीपी गुणित है, ठीक है। अब समझेंगे, इधर बना देता हूँ, अब समझेंगे यहाँ पे, तो सीपी मतलब हम बात कर रहे हैं एक संतरा के हिसाब से, ये जो है एसपी जो है एक संतरा के हिसाब से है, तो सीपी भी होगा एक संतरा, तो एक संतरा, ध्यान रखेंगे, एक संतरा का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 6 को 75 कर दूंगा तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, एक संतरा का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1/6, तो 1 रुपये में कितना संतरा वो खरीदा होगा, तो 6 को 75 कर दूंगा तो 6 संतरा, समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, 1 रुपए में कितना संतरा खरीदा, 6 संतरा खरीदा, और बेच कितने में रहा है, तो 1 रुपए में 5 संतरा को बेच रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप अभी तक हमारा टेस्ट सीरीज नहीं खरीदे हैं तो टेस्ट सीरीज को खरीद लीजिए, और गणित से संबंधित कोई डाउट रहेगा तो आप प्लीज हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि गणित में आप विशेष कक्षा ले तो हम आपको वो भी पढ़ाने को तैयार हैं, हमारा क्लास भी आज से प्रारंभ हो गया है, तो तैयार रह जाइए क्लास को लेने के लिए, ठीक है। चलिए, तो 149 रुपये में हमारा टेस्ट खरीद सकते हैं, कोई डाउट्स रहे क्वेरी रहे तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 5 नंबर से टेस्ट प्रारंभ हो चुका है और आज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आपको यदि आप परचेज करते हैं तो सभी टेस्ट आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय दोस्तों, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।